मालती ने घड़ी देखी। सुबह के 5:30 बजे थे। इतनी सर्दी में मन नहीं हुआ कि रजाई छोड़कर उठें, लेकिन फिर तुरंत ध्यान आया कि बगल के कमरे में बहू लेटी है। उसका हुक्म है कि जब ताज़ा पानी बहुत धीमा आ रहा हो तो उसी समय भर लेना चाहिए। इसलिए मन और शरीर के साथ ना देने पर भी वह उठकर रसोई की ओर चल दी। धीमी धार के नीचे बाल्टी लगाकर मालती खड़ी हो गई। पानी की धार के साथ साथ ही उसके विचारों की श्रृंखला भी दौड़ने लगी। वह सोचने लगी कि किस तरह उसकी बहू ने बड़ी चालाकी और होशियारी से उसके घर और बेटे पर पूर्ण अधिकार कर लिया और उसे खबर भी न होने पाई। राजीव उसकी इकलौती संतान है। विवाह के 10 वर्ष बाद जब राजीव ने जन्म लिया तो मालती और उसके पति सुधीर की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। दोनों अपने बेटे को देखकर खुशी से फूले न समाते थे। धीरे धीरे राजीव बड़ा होने लगा। जब वह स्कूल जाने लगा तो मालती के आंचल में मुंह छिपाकर कहता, माँ, मैं इतनी देर तक स्कूल में तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा? मुझे तुम्हारी याद आती है। उसकी भोली बातें सुनकर मालती को हंसी आ जाती। स्कूल में तो और भी तो बच्चे हैं राजू, वे भी तो अपनी मम्मियों को छोड़कर आते हैं। आते होंगे, उनकी मम्मियाँ उनसे प्यार ही नहीं करती होंगी। अच्छा, तो क्या दुनिया में आपकी मम्मी ही आपसे प्यार करती हैं और आप अपनी मम्मी को? कहकर मालती प्यार से राजीव को अपने आंचल में समा लेती। फिर जब राजीव की नौकरी लगी तो उसे एक ही रट लगी रहती कि अब तो जल्दी से शादी कर ले। वह चाहती थी कि जल्द से जल्द घर में बहू आकर उसके सूनेपन को भर दे, लेकिन राजीव सदा ही इनकार कर देता। जब मालती के लाए सभी रिश्तों के लिए वह मना करता गया तो उसे कुछ शक हुआ। उसने पूछा, देख, अगर तूने खुद ही कोई लड़की देख ली है तो बता दे, मैं बेकार ही बहू ढूंढने की परेशानी उठाते फिर रही हूँ। आखिर राजीव ने उसे अपने मन की बात बता दी कि वह लड़की उसके साथ ही ऑफिस में काम करती है। कब से जानता है तू उसे? यही कोई 6-7 महीने से। दिखने में कैसी है? बहुत सुंदर है माँ, और बहुत ही अच्छी। राजीव बोला, तुम पापा से बात करो ना। सुनकर मालती मुस्कुरा दी, पर साथ ही हृदय में हौले से कहीं कुछ कचोट गया। जीवन में पहली बार उसके बेटे ने कोई बात उससे छिपाई थी, पर क्षमा करने का अद्भुत गुण भी था उसके भीतर। उसने सुधीर से इस बारे में बात की तो वह भी इस नए रिश्ते के लिए तैयार हो गए। आखिर राजीव और ऋचा का विवाह संपन्न हो गया। राजीव के विवाह के बाद मालती की प्रसन्नता का ठिकाना न था। ऋचा का स्वभाव भी ठीक था। मालती का जीवन बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से कट रहा था कि तभी सुधीर का हार्ट फेल होने से देहांत हो गया। खुशियों की उम्र इतनी छोटी होगी उसने सोचा भी न था। बेटे के प्रेम में वह कब पति को भूल गई थी, इसका अनुभव उसे सुधीर से बिछड़ने के बाद हुआ। व्याकुल होकर वह सुधीर की एक एक बात याद करती। उसे याद आता, सुधीर हंसकर कहा करते थे, हर समय बेटा बहू के आगे पीछे घूमती रहती हो, कभी 2 घड़ी मेरे पास भी बैठ जाया करो, ऐसा न हो कि बाद में पछताती फिरो। मालती उन बीते हुए क्षणों को लौटा देने के लिए विकल हो उठती, मगर अब ये संभव नहीं था। फिर ऋचा ने धीरे धीरे बड़ी चालाकी से उससे काम लेना शुरू किया। माँ, मैं नहाने जा रही हूँ, आप जरा राजीव का टिफ़िन तैयार कर देंगी? सरल स्वभाव की मालती ऋचा की बातों को समझ नहीं पाती। खुद ही कह देती, तुम नहा लो बहू, खाना मैं बना देती हूँ। फिर उसे पता ही नहीं चला और रसोई की सारी जिम्मेदारी धीरे धीरे उसके ऊपर ही आ गई। सुबह नाश्ता बनाने से लेकर रात तक का खाना वही बनाती थी। जब सुधीर थे तब परिस्थिति ऐसी कभी नहीं थी। काम तो वह तब भी करती थी, मगर कभी ऐसे प्रतीत नहीं हुआ कि वह किसी के अधीन है। पहले यहाँ जो कुछ था उसका अपना था। अब वह जो भी काम करती है उसमें ऋचा जानबूझकर मीन मेख निकालकर उसे अपमानित करती रहती है। जब से राजीव का प्रमोशन हुआ है तब से वह काम में अधिक व्यस्त रहने लगा है। मालती को बेटे से कोई शिकायत नहीं है, बस है तो केवल यह दुख कि जो बेटा बचपन में उससे एक पल भी दूर नहीं रह पाता था, आज उसी के पास उससे बात तक करने का समय नहीं रह गया है। इस कमी को वह अपने 5 वर्षीय पोते रमन के साथ खेलकर पूरा कर लेती है, लेकिन ऋचा को दादी का यह स्नेह भी अच्छा नहीं लगता। जिस घर के बनने पर उसने पति का हाथ थामकर गृह स्वामिनी बनकर प्रवेश किया था, आज उसी घर में उसकी स्थिति एक नौकरानी जैसी हो गई है। माँ, तभी ऋचा ने उसे आवाज़ दी और वह अतीत की यादों से वर्तमान में लौट आई। उसने घबराकर पानी भरना छोड़कर चाय का पानी गैस पर रख दिया। ऋचा का मायका उसी शहर में होने के कारण वह कभी अपने घर रहने नहीं जाती थी। यदि सुबह गई तो शाम तक वापस आ जाती थी। एक दिन उसकी बुआ के बेटे की शादी का दिल्ली से निमंत्रण पत्र आया। ऋचा ने राजीव से कहा तो राजीव बोला, मैं तो नहीं जा पाऊँगा, तुम रमन को लेकर चली जाओ। ठीक है, फिर मेरा 2 दिन बाद का रिटर्न टिकट भी यहीं से करा देना।
अगले हफ्ते ऋचा रमन को लेकर दिल्ली चली गई। ट्रेन में बिठाकर राजीव लौटा तो काफ़ी रात हो गई थी। थका हुआ राजीव आकर तुरंत सो गया। मालती का प्रतिदिन का यह नियम है कि उसे सुबह ठीक 5:30 बजे उठकर पीने का पानी भरना होता था। अगले दिन सुबह उसी समय उसकी आँख खुल गई, लेकिन फिर उसने आराम से रज़ाई में मुँह ढक लिया। आज उसे किसी का भय नहीं था। वैसे भी पानी तो 8:30 बजे तक आता है, इसलिए चैन की सांस लेकर वह फिर से सो गई। जब आँख खुली तो सुबह के 7 बज चुके थे। देखा राजीव चाय का कप हाथ में लिए उसे उठा रहा था। माँ उठो, चाय पी लो। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? मुझे तो चिंता हो रही थी, तुम इतनी देर तक कभी सोती नहीं। कुछ पल तक तो मालती राजीव को देखते ही रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि वह जो देख रही है वह सपना है या सच। राजू, तू चाय बनाकर लाया मेरे लिए? तो क्या हुआ? तुम इतने आराम से गहरी नींद में सो रही थीं, तो मुझे लगा कि तुम्हें कौन परेशान करे, मैं ही बना लाता हूँ। अरे नहीं रे, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। ऐसी मालूम नहीं क्यों आज आँख नहीं खुली। मालती बोली। सर्दी भी तो बहुत पड़ रही है। चाय की चुस्की लेते हुए राजीव बोला। हाँ, शायद इसलिए उठ नहीं पाई। आज चाय में मालती को एक अजीब स्वाद की अनुभूति हो रही थी। न जाने कितने समय के बाद बेटे के पास बैठकर बात करने का अवसर मिला है। उसे याद आने लगे वे पल जब राजीव छोटा था और वह बीमार हो जाती तो वह उसे बिस्तर से उठने ही ना देता था। उसकी भोली प्रेम से भरी बातें सुनकर मालती के बीमार चेहरे पर मुस्कुराहट तैर जाती थी। गर्व से वह सुधीर की तरफ देखकर कहती, सुन रहे हो, मेरा बेटा मेरा कितना ख्याल रखता है। चाय छलकने से मालती की तंद्रा भंग हुई और वह वर्तमान में लौट आई। उठूं, तेरे लिए कुछ खाना बनाऊं? नहीं माँ, आज रहने दो। आज मुझे बाहर काम है, खाने का वक्त तो मिलेगा नहीं, इसलिए परेशान मत हो। चल ठीक है, पर नाश्ता तो बना दूँ? नहीं माँ, आज मैं ब्रेड खाकर दूध पी लूँगा। मालती के नेत्रों में अचानक जल भर आया और प्रतीत हुआ मानो उसका 20 बरस पहले का राजीव उसके सामने फिर छोटा होकर आ गया हो। राजीव के ऑफिस जाने के बाद जब वह कमरे से बाहर निकली तो 10 बज चुके थे। धूप लॉन में बिखर चुकी थी। कुर्सी डालकर वह धूप का आनंद लेने लगी। और कोई दिन होता तो इस समय वह रसोई की सफाई में लगी होती। तभी उसे सामने से मिसेस शर्मा आती दिखाई दी। वे उसी की हम उम्र थीं। तुरंत उठकर मालती ने उन्हें रोका। नमस्ते बहन जी, सुबह सुबह कहाँ की सैर हो रही है? अरे सैर कहाँ, सब्जी वाले की आवाज़ सुनाई दी तो बाहर निकल आई, लेकिन तब तक वह आगे चला गया। कोई बात नहीं, इसी बहाने आइए, थोड़ी देर बैठिए। चलिए आती हूँ, इस वक्त तो मुझे भी कुछ काम नहीं है। आज मालती बेफिक्र होकर मिसेस शर्मा से बातें कर रही थी। उसे वे बहुत अच्छी लगती हैं, पर ऋचा को वह बिल्कुल पसंद नहीं। जब कभी वह उनसे बात करती तो ऋचा उसे खा जाने वाली नज़रों से देखती हुई कहती, मुझे समझ में नहीं आता, मेरे बार बार मना करने पर भी आप इनसे मिलजोल क्यों बढ़ाती हैं? ये गेट पर खड़े होकर सबसे बात करने की आपकी आदत न जाने कब जाएगी। पर आज उसे टोकने वाला घर में कोई नहीं था। वह जिससे भी चाहे हंस बोल सकती है, अपने मन की बात कर सकती है। जब मिसेस शर्मा गईं तो 11 बज चुके थे। 1 घंटा कैसे बीत गया मालूम ही नहीं पड़ा। कमरे में जाकर मालती आराम से लेट गई। वर्षों पश्चात उसे ऐसा लगा जैसे उसे किसी जेल से छुटकारा मिला हो। फिर कुछ समय बाद उठकर नहा धोकर उसने अपने लिए थोड़ी सी खिचड़ी बनाकर खा ली। लेटी लेटी वह किसी पत्रिका के पन्ने पलटने लगी। तभी अचानक अपने पुराने महल्ले वालों के यहाँ फ़ोन मिलाने लगी, जिससे कि वह चाहते हुए भी कभी बात नहीं कर पाती थी। ऋचा उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वह नहीं चाहती कि पुराने लोगों से संबंध बनाए रखे जाएं। फ़ोन पर उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पुरानी सहेली सरोज हैरान रह गई। अरे मालती, आज तुम्हें हम लोगों की याद कैसे आ गई? बस कुछ न पूछो सरोज बहन, पर तुम सबने भी तो मेरी खोज खबर लेना छोड़ दिया। मालती बोली। ऐसा ना कहो, हम लोग जब भी दिन में एक साथ बैठते हैं तो तुम्हें ज़रूर याद करते हैं। अच्छा ये बताओ, यहाँ कब आ रही हो? क्या कभी भी अपने पुराने पड़ोसियों से मिलने का मन नहीं करता? सरोज ने उलाहना दिया। अच्छा, मैं आज राजीव से बात करती हूँ। यदि उसे समय हुआ तो किसी दिन ज़रूर आऊँगी, मालती ने कहा। शाम को जब राजीव घर आया तो खाना खाते समय मालती ने उससे अपने मन की बात कही। ठीक है, कल मेरी मीटिंग है, वह तो 1 बजे तक ख़त्म हो जाएगी, दोपहर को आकर मैं तुम्हें ले चलूँगा। राजीव की बात सुनकर मालती प्रसन्न हो उठी। वैसे तो वह जानती है कि राजीव बचपन से ही उसके कहे किसी भी काम को मना नहीं करता, परंतु ऋचा से विवाह के पश्चात स्वयं उसी ने संकोचवश राजीव से किसी भी बात के लिए कहना सुनना छोड़ दिया है। आज बेटे की बात सुनकर उसे लगा कि ये उसकी भूल थी। उसका राजीव आज भी उसकी किसी बात को नहीं टालता। अगले दिन समय पर मालती ने तैयार होना शुरू किया। बहुत समय बाद उसने पहनने के लिए एक अच्छी साड़ी निकाली,
जब साड़ी पहनकर शीशे के सामने खड़ी हुई तो एक फीकी मुस्कान उसके अधरों पर खिल गई। आज न जाने कितने समय पश्चात यह निश्चित होकर उसे स्वयं को आईने में निहारने का अवसर मिला था। अन्यथा सदा तो यह सोचकर कि ऋचा सोचेगी कि सास को बुढ़ापे में भी शीशे के सामने खड़े होने का शौक है, वह कभी आईने के सामने खड़े होने का साहस नहीं कर पाती। समय बीतने के साथ नारी सुलभ इच्छाएं कम ज़रूर हो जाती हैं, पर मरती तो नहीं है। ठीक समय पर राजीव की मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनकर वह बाहर निकली। चलो माँ, जल्दी से ताला लगाकर आ जाओ, राजीव ने कहा। ताला लगाकर जब वह राजीव के साथ अपने पुराने मोहल्ले में जाने के लिए मोटरसाइकिल पर बैठी तो उसका हृदय प्रसन्नता से भर उठा। आज न जाने कितने समय बाद उसने खुले वातावरण में सांस ली। अचानक गाड़ी को ब्रेक लगा तो उसने देखा कि वह लखनऊ के अपने उसी बरसों पुराने मोहल्ले में खड़ी है। चलो माँ, अपना पुराना मोहल्ला आ गया। हाँ राजू, चलती हूँ। 2 पल को मालती ठगी सी खड़ी रह गई। उसकी आंखों के समक्ष यहाँ बीते हुए सभी पल साकार हो रहे थे। सुधीर के साथ इस मोहल्ले के छोटे से कमरे से जीवन की शुरुआत करने से लेकर नया घर बनाकर यह जगह छोड़ देने तक सभी क्षण एकाएक उसकी आंखों के आगे घूम गए। पर यहाँ आज भी कुछ नहीं बदला। आज भी यहाँ छोटे छोटे पुराने मकान उसी दृढ़ता के साथ खड़े दिखाई दे रहे थे। एक ही शहर में रहते हुए भी यह जगह उससे कितनी दूर हो गई थी। उसे देखते ही सरोज ने उसे बाहों में भर लिया। अरे मालती बहन, कितनी खुशी हो रही है तुम्हें देखकर, बता नहीं सकती। भावातिरेक से मालती की आंखें भर आईं। शब्द उसके मुंह में ही अटक कर रह गए। तभी पड़ोस के घर से पुनीत की माँ भी आ गई। अरे राजीव की माँ, तुम? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। आज तुम इधर का रास्ता कैसे भूल गई? ऐसा ना कहो बहन, तुम लोगों को भला कैसे भूल सकती हूँ। हर पल तुम सभी को याद करती हूँ। जब रहा नहीं गया तो मिलने चली आई। फिर उसके बाद तो जो बातों का सिलसिला चला तो समय का पता ही नहीं चला। तीनों सहेलियाँ अपने बीते दिनों को याद करके खुश होती रहीं। राजीव ने कहा, माँ अब चलें? मालती को ध्यान आया, अरे इसे तो वापस जाना है। वहाँ से चली तो राजीव ने पूछा, माँ कुछ खाओगी? अरे नहीं राजू, सकुचाते हुए मालती बोली। नहीं क्यों? क्या तुम्हें याद नहीं, पापा के साथ हम दोनों तिवारी के यहाँ अक्सर शाम को चाट खाने आया करते थे। तुम्हें तो वैसे भी गणेशगंज के तिवारी के दही बड़े बहुत पसंद थे, फिर आज क्यों मना कर रही हो? मैं इतनी बड़ी, भला क्या बाजार में खाती अच्छे लगूंगी? अरे इतने दिनों बाद गणेशगंज आई हो तो दही बड़े तो तुम्हें खाने ही पड़ेंगे। दही बड़ों को थोड़े ही मालूम है कि मेरी माँ खुद को बूढ़ा समझने लगी हैं, कहकर राजीव हंस दिया। उसकी बात सुनकर मालती को भी हंसी आ गई। आखिर मालती को कहना पड़ा, ठीक है, तेरा मन है तो चल, खिला दे। समय के साथ यहाँ भी बहुत कुछ बदल गया है। पहले जहाँ ठेला हुआ करता था, आज वहाँ बढ़िया दुकान है, परंतु स्वाद आज भी वही है। उसे याद आया यहाँ सुधीर और राजीव के साथ वह हमेशा आया करती थी, पर आज पहली बार सुधीर साथ नहीं है। सोचकर मालती की आंखें नम हो गई। घर पहुँचते पहुँचते काफ़ी अंधेरा घिर आया। कपड़े बदलकर मालती रसोई की ओर चल दी तो राजीव ने कहा, माँ अब खाने के लिए कुछ मत करना, मेरा तो पेट भरा है। थोड़ा कुछ तो बना दूँ? नहीं नहीं, तुम चाहो तो अपने लिए कुछ बना लो। अरे मुझसे अब कहाँ खाया जाएगा? वहाँ सरोज ने इतना नाश्ता करा दिया, फिर तूने भी खिला दिया। ठीक है, अब तुम आराम से सो जाओ। थक गई होंगी। मालती सच में थक गई थी। वह लाइट बंद कर बिस्तर पर लेट गई। परंतु आज शरीर थका होने पर भी मन बहुत प्रसन्न है। कितने दिनों बाद, चाहे कुछ समय के लिए ही सही, उसे अपने जीवन जीने का अवसर तो मिला। तभी कुछ देर बाद दरवाजे पर आहट सुनकर उसने देखा तो राजीव की आवाज़ सुनाई दी, माँ सो गई क्या? नहीं तो ऐसे ही लेटी थी। अंदर आ, बत्ती जला ले। नहीं रहने दो, एक बार लेटने के बाद तुम्हें लाइट अच्छी नहीं लगती ना। वैसे भी कुछ काम नहीं था, ऐसे ही आ गया। तुम थकी होगी ना, कहकर राजीव पलंग पर उसके पैरों के पास आकर बैठ गया। तो क्या हुआ, थकी तो हूँ, पर साथ ही आज मैं बहुत खुश हूँ। तूने मेरी बहुत दिनों की इच्छा पूरी कर दी। न जाने कब से वहाँ जाकर उन सबसे मिलना चाह रही थी, इसलिए सच कहूँ तो थकान महसूस ही नहीं हो रही। सच ही तो है माँ, वहाँ जाकर आज मुझे भी बहुत अच्छा लगा। पुराने लोगों में जो अपनापन और प्रेम है वह आज ढूंढने पर भी नहीं मिलता, लेकिन अपनी व्यस्तताओं के कारण हम अपने ही दायरे में सीमित होकर रह जाते हैं। ऐसा होता है राजू, लेकिन माँ ऐसा क्यों होता है कि हमारे अपनों को ही, जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं, अपनी व्यस्तताओं के कारण समय नहीं दे पाते। आज राजीव माँ से अपने मन में उठी हर जिज्ञासा का समाधान चाह रहा था। मालती ने कहा, तो क्या हुआ राजू? असली चीज़ है मनुष्य का मन। यदि मन में प्रेम और अपनापन है तो ज़रूरी नहीं कि उसको हर समय व्यक्त किया जाए। माँ, बोलते बोलते राजीव अटक सा गया।
मालती अंधेरा होने के बाद भी अपने बेटे के मुख के भावों को स्पष्ट देख पा रही थी। वह समझ रही थी कि राजीव क्या कहना चाह रहा है। ऋचा का मालती के प्रति रूखा व्यवहार राजीव से छिपा नहीं है, परंतु यह भी तो सच है कि स्वयं उसी ने तो बेटे को प्रारंभ से ही संस्कार दिए थे कि किसी भी प्रकार के तनावपूर्ण वातावरण को दूर करने के लिए यदि थोड़ा सहन भी करना पड़े तो कर लेना चाहिए। बेटे की बात से वे इतना तो समझ गई कि ऋचा ने लाख प्रयत्न किया हो, लेकिन आज भी राजीव के मन से माँ के प्रति स्नेह को वह कम नहीं कर पाई है। अपने बेटे की लाचारी देखकर मालती का मन भर आया। उसने राजीव के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब जाकर सो जा, सुबह ऋचा को लेने भी तो जाना है। माँ, कोई कितना भी प्रयत्न कर ले, लेकिन तुम्हारे राजू को तुम्हारे लिए कभी राजीव नहीं बना पाएगा। यह कहकर राजीव कमरे से बाहर चला गया। घर में माँ के साथ जो व्यवहार हो रहा है, शायद उसी कारण माँ से आंखें मिलाने का साहस नहीं रह गया है उसमें। पर उसकी विवशता को माँ उसका बदलाव न समझें, यह बात बहुत कुछ न कहकर थोड़े में ही कह गया वह। राजीव के जाने के बाद मालती लेटी तो उसने देखा कि उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही है। पर ये आंसू किसी दुख या लाचारी के नहीं, अपितु अपने बेटे को पाने के हैं, जिसे वे अपने से दूर जानकर दुखी रहती थी। आज उसे किसी से कोई शिकायत नहीं है। ऋचा के प्रति मन में जो भी आक्रोश है, वह राजीव से बात करने पर पल में धुल गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।